हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का नाम हम सब ने सुना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हुई आई है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सेम ही है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कहां पर? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। कहां पर? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी possessed by a body due to its position in a gravitational field is called gravitational potential energy. Second point है, as we go above the earth's surface, value of H increases and thus potential energy increases up to some extent. इस पॉइंट का मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं तो H की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर H की वैल्यू इंक्रीज होगी, हाइट अगर आप इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन कब तक? एक लिमिट तक। एक लिमिट है उसकी, और वो लिमिट क्या है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप उससे बाहर चले जाते हो तो जैसे जैसे आप H इंक्रीज करोगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? नहीं भैया, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, निगेटिव हो जाएगी। वो क्यों होगी वो हम आगे में समझने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है, बट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ H, अगर आप H की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी दो, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो, वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन H। ये तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी देखा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब हम ऊंचाई पर जाते जा रहे थे, हाइट जब हम इंक्रीज कर रहे थे अर्थ के सरफेस से, तो G क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। अगर हम डेप्थ में भी जाते हैं तो G की वैल्यू डिक्रीज होगी, हाइट पर भी जाएंगे तो G की वैल्यू डिक्रीज होगी, और सरफेस पर रहेंगे तो वहां पर हमको दो वैल्यू मिलती थी, एक पोल्स पे और दूसरी इक्वेटर पे। पोल्स पे मैक्सिमम थी और इक्वेटर पे मिनिमम थी। और अगर हम सेंटर में चले गए, अर्थ के सेंटर में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जा रही थी? 0। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है? फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ G is 0 and thus potential energy becomes 0। इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इस डायग्राम को देख लीजिए आप, ठीक है। और इमेजिन कीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए यहाँ पर उसकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर इसके बाहर चल जाओ तो मैं मानूंगा कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया, वो एस्केप कर गया, ठीक है। तो अगर आप अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को की हाइट कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो, कहां तक? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो उस डिस्टेंस पे बेटा G की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो गई, G की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? 0। ओके, अब यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। बियॉन्ड इस लिमिट के बाद अगर हम जाए, इसके बाहर अगर हम जाए, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलने वाली है? नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिलने वाली है? नेगेटिव। ओके, देखिए फिफ्थ पॉइंट भी बोल रहा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के आउटसाइड लेकर चले गए, बाहर लेकर चले गए, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? -Gmm अपॉन r प्लस h। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? -G इनटू कैपिटल M, यहाँ पर कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। r रेडियस ऑफ अर्थ और h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अंडरस्टैंड? ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज हम आए हैं ग्रेविटेशन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप का मतलब होता है बेटा किसी चीज को छोड़कर बाहर निकल जाना, ठीक है ना। यहाँ पर एस्केप का मतलब हो रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़कर बाहर निकल जाना किसी ऑब्जेक्ट का, उसका मतलब होता है एस्केप। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। देखिए, कंसीडर ये एक पेन है और इसको अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूं तो क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसे और ज्यादा फोर्स से फेंकूं तो क्या होगा? ये और ज्यादा हाइट पे जाएगा
और फिर एक लिमिट तक पहुंचने के बाद फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ाते जाओ इसकी, तो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। आप कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगी, हाइट कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है। एक लिमिट ऐसी आएगी बेटा इसकी कि अगर आप उतनी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंक दो तो क्या होगा, ये वापस नहीं आएगा। क्यों वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर चुका होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुका होगा, तो फिर ये वापस नहीं आने वाला। और उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन लिख ली है बोर्ड पे, मैं उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। अ मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर कम बैक। मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को वो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी अगर प्रोवाइड कर दो तो वो क्या होगा, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़कर बाहर निकल जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमको वो वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है या बाहर निकालना है तो आपको मिनिमम वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेटा वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और यही वैल्यू अगर आप मून के लिए देखें, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप मून के लिए कंसीडर करें तो उसकी वैल्यू होती है बेटा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पर मैंने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 into कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। और इसी का एक और फॉर्म है बेटा √2 into स्मॉल g into कैपिटल R। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे आया, इसको समझने के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल g से। स्मॉल g के लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था और उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी, कैपिटल G into कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं gm की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, gm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल g into r स्क्वायर। तो यहीं पर बेटा ये gm की वैल्यू मैंने gr स्क्वायर अगर मैं पुट कर दूं, इस gm की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं gr स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g into r स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये कार से ये कार कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी क्या, इतनी टर्म बचेगी, इसकी जगह हमने पुट कर दिया था। ठीक है, तो आपकी टर्म क्या बचेगी, g into r, 2g into r। समझ में आई बात। ओके, ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि अर्थ के सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपको अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो आपको उसको मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, और यही अगर आपको मून पर परफॉर्म करना है तो आपको वहां पर एस्केप वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये वेरिएशन क्यों आया, ये वेरिएशन इसलिए आया क्योंकि अर्थ और मून के मासेस अलग अलग है। एस्केप वेलोसिटी आपके मास पर भी डिपेंड करती है और रेडियस पे भी डिपेंड करती है। मून का मास ज्यादा है तो वहां पर अर्थ का मास ज्यादा है तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी। ओके, और मून का मास कम है तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड। लास्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ ए प्लैनेट। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ओके, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, अगर नहीं नोट हुआ हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे में हम देखने वाले इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको हम देखेंगे। ओके,
एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन डिराइव करने के लिए बेटा हमें दो कांसेप्ट लेने होंगे, एक तो टोटल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी दो केसेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, तो वही मैं करने वाला हूं। यहां पर मैं दो कॉलम बना लेता हूं। फर्स्ट केस है बेटा टोटल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, और दूसरा केस है टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बेटा अगर ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पे है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट h कितना होगा, 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो हाइट क्या होगी, 0 हो गई ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया h = 0। ओके, अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी यानी क्या होता है। टोटल एनर्जी सम ऑफ टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ mv²। बट हम यहाँ पर क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो इस वेलोसिटी को हम कंसीडर करेंगे एस्केप वेलोसिटी। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके पहले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है वो देख चुके हैं। ओके, वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा। तो उसका एक्सप्रेशन था -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, यही था एक्सप्रेशन। प्लस माइनस क्या होगा, -½ mv² माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो -g m अपॉन r प्लस h। h की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी = ½ mv² माइनस gmm अपॉन r। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो टोटल एनर्जी के लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, टोटल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, डायरेक्टली वही लिख दिया मैंने। ठीक है, बट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बट एट इंफिनिटी डिस्टेंस पे क्या होता है बेटा, आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ओके, और आपके r प्लस h की वैल्यू क्या हो जाती है, इंफिनिटी, क्योंकि आप कौन से डिस्टेंस पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो आप। तो ये डिस्टेंस ही है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो क्या होगा, टोटल एनर्जी = ½ m × 0² माइनस gmm, r प्लस h की जगह क्या पुट करना है, इंफिनिटी। ओके, तो ये हो जाएगा 0 और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी ये क्या होता है, 0। तो आपको टोटल एनर्जी क्या मिली, 0। टोटल एनर्जी क्या मिली, 0। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बोलता है कि एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेट करूं तो टोटल एनर्जी सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ओके, तो मैं उनको इक्वेट कर लेता हूं। आप लोग पहले ही उतार लीजिए, फिर मैं आगे में इक्वेट करता हूं। ओके, ओके, आप लोगों ने उतार लिए, अब आगे बढ़ेंगे। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, ½ mv² माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन क्या है, 0। ओके, अब मैं इस टर्म को, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, ½ mv² इज इक्वल टू, ये माइनस नेगेटिव टर्म थी उधर भेजा तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एक कॉमन टर्म देखते हो, यहाँ पर भी स्मॉल m है, यहाँ पर भी स्मॉल m है, तो ये दोनों स्मॉल m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास टर्म क्या बची, ½ एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r। ओके,
सो एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपॉन में था उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में अपॉन आर। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो क्या होगी, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा और ये पूरी की पूरी टर्म स्क्वायर रूट में आ जाएगी हमारी आपकी। सो क्या हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, यही देखा था हमने उसको फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, नोट कर लीजिए इसे। पहले फॉर्म में तो हमने डिराइव कर लिया, दूसरे फॉर्म में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी एक और बार बता देता हूँ। देखिए स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो जी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। क्या इस जी एम की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो हम लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ जी एम इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3। ओके, सो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपका इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 जी एम की जगह क्या पुट करना है, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में क्या है, कैपिटल आर, अपॉन में क्या है, कैपिटल आर। तो देखिए जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट कर दिया, बाकी सारी टर्म जैसी की वैसी है, ये आर से आर कैंसिल हो गया तो एक आर बच गया यहाँ पर। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2 जी आर। ओके, ये भी आपका एक्सप्रेशन डिराइव। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा है और आपने यहाँ तक भी डिराइव कर दिया तो आपका काम कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फॉर्म में कैसा करना है वो बता दिया। ओके, अगर आप यहाँ तक भी कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, उतार लीजिए इसे। बेटा यहाँ मैं आपको कुछ वैल्यूज बता दूं, जैसे कि हमने एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया है 2gm अपॉन r। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यूज बता दूं। यहाँ पर कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ ए प्लैनेट, वो प्लैनेट कोई भी हो सकता है। कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ ए प्लैनेट। अगर वो प्लैनेट अगर अर्थ है तो उसका मास हमें कितना लेना है, 6 × 10⁻24 kg। ये मास ऑफ अर्थ है बेटा, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, ये अगर अर्थ के लिए पूछा जाएगा इस फॉर्मूले में, एस्केप वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में अगर m की जगह 6 × 10⁻24 पुट करोगे और r की जगह 6.4 × 10⁻6 पुट करोगे तो आपको एस्केप वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसके पहले देखा है। ओके, तो ये वैल्यू पुट करने पर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और अगर आप मून के लिए डिराइव करें तो मास ऑफ मून होता है बेटा, अगर वो प्लैनेट मून है तो उसका मास होता है 7.34 × 10⁻22 kg। ओके, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg और मास ऑफ मून कितना है, 7.34 × 10⁻22 kg। ओके, एंड रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ मून है 1.74 × 10⁻6 मीटर। ओके, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको लर्न रखनी चाहिए। ओके, इसे भी नोट कर लीजिए आप। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप फ्रीली यानी आप कभी भी कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हैं हमसे। ओके, कोई भी दिक्कत चाहिए तो। थैंक यू।